गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर के लास्ट में हैं और तो एग्रीकल्चर से बताया था क्या था, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। उसी एग्रीकल्चर में पहले तो हम लोग लैंड रिसोर्स देखे थे, फिर क्रॉप्स देखने लगे थे क्योंकि एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स। अब इशूज क्या क्या, इंडिया में समस्या क्या क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर जैसा कि आपका हेडिंग है। तो देखो ऐसे तो एग्रीकल्चर क्या है ना, ऐसे देखोगे एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट का एक पार्ट भी है। व्हाट स्टेट लिस्ट, पॉलिटी में बताऊंगा जो बहुत जल्द शुरुआत करने वाला हूं। स्टेट लिस्ट का एक पार्ट है, मीन्स रीजन वाइज वेरी करता है। अब नॉर्थ इंडिया में हो सकता है कुछ और समस्या रहे, सदर्न इंडिया में कुछ और समस्या रहे, मीन्स ऐसे प्रॉब्लम देखोगे ना तो रीजन वाइज क्या होता है, रीजन वाइज डिफरेंट होता है, रीजन वाइज वेरीज करता है क्या एग्रीकल्चर का इशूज। जैसे सुने होगे कहीं के किसान अच्छे खासे अमीर, जैसे जहाँ जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, तो लोग के किसान मर्सिडीज से चल रहे हैं। बुलेट तो साधारण सी बात है, मैं जानता हूँ। और बाकी जगह के किसान बेचारे ऋण डेप्थ में फंस करके, मीन्स डेप्थ साइकिल में फंस करके क्या हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। तो दोनों की समस्या अलग अलग, वहाँ फाइनेंशियल समस्या हो गया, यहाँ नहीं हो गई। कहीं पे बारिश ज़्यादा तो वो फ्लड की समस्या, कहीं पे बारिश हो ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, ड्राउट की समस्या। तो रीजन वाइज समस्या होता है, लेकिन ये तो है ही, फिर भी कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम्स है वो पूरे इंडिया में है, मीन्स कुछ कॉमन इशूज हैं, उसे हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कॉमन इशूज, जैसे आप लोग सब समझे होंगे, फर्स्ट कॉमन इशूज एक एक करके हम लोग देखेंगे। बहुत बढ़िया से आपके बुक में भी पॉइंट दिया हुआ है, डिपेंडेंस ऑन मानसून। फर्स्ट पॉइंट क्या, डिपेंडेंस ऑन मानसून। अब बता चुका हूं इसको क्या बोलते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर। बताया था ना, सबको लिंक करो, रेनफेड एग्रीकल्चर। अच्छा मान लो आप मानसून पे डिपेंडेंट हो और सुन करके आश्चर्य होगा, ऑलमोस्ट 35%, मीन्स व्हाट, ऑलमोस्ट 35% जो आज भी होगा ना इरिगेशन फैसिलिटी ही मात्र 35% के आसपास लोग का है, मीन्स ऑलमोस्ट आज भी मेजोरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर हमारा डिपेंडेंट होता है मानसून पे। इसलिए पूरे इंडिया देखना कितना बेसब्री से इंतजार करता रहता है मानसून आए। जब देखोगे तो 1 जून को क्या होता है, नॉर्मली केरला तट पे हिट करता है। जीएस में पढ़ोगे सबसे पहले मानसून कहाँ होता है, 1 जून को केरला, लेकिन मेन लैंड इंडिया में है। ऐसे पूछा जाए तो 20 मई को ये नहीं मिलता है जल्दी पे, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार के में आता है 20 मई को। तो सबसे पहले इंडिया में मानसून पूछा जाए यदि मेन लैंड पे तो केरला 1 जून, लेकिन ओवरऑल इंडिया का पूछा जाए तो क्या करोगे, अंडमान एंड निकोबार 20 मई को। तो अब अच्छा मानसून पे डिपेंडेंट है, तब किसान जगेंगे, धान की बुआई करेंगे, खेती होगी, और मानसून आया ही नहीं तो क्या करेंगे, बेचारे परेशान, गया खेती, जो भी लोन वोन लिए थे सब खत्म, फिर वो चल जाएंगे, मुश्किल में फंस जाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम तो ये क्या है, डिपेंडेंस ऑन मानसून्स, मीन्स आज के भी क्या जरूरत है गवर्नमेंट को, पहला काम क्या करना चाहिए, तो इरिगेशन फैसिलिटी को क्या करो, इंक्रीज करो भैया, नहर खुदवाओ, नाला खुदवाओ, जो भी करो, नलकूप बनवाओ, तो क्या करो, इरिगेशन फैसिलिटी को क्या करो, इंक्रीज करो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम कोई भी पूछे इंडियन एग्रीकल्चर का तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है हैवी डिपेंडेंस ऑन मानसून। सेकंड जब चले तो लो प्रोडक्टिविटी, ये भी समस्या है सर, बिल्कुल समस्या है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टेयर। आज भी हम लोग देखोगे तो वेस्टर्न कंट्री के रिस्पेक्ट में, खास करके यूएसए, कनाडा, ये सब के रिस्पेक्ट में तो हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। वेस्टर्न कंट्री के रिस्पेक्ट में बहुत प्रोडक्टिविटी कम है। रीजन अलग अलग हो सकता है। पहला रीजन तो ये कि लिटरेसी कम है फार्मर्स में। अब सर पढ़ाई का भी किसानी से ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। लोग को लगता है अनपढ़ गंवार किसान बन जाएंगे तो हो जाए, नहीं होगा ना। उसको पता होना चाहिए कि कौन सा लैंड पे कौन सा खेत क्रॉप्स जाएँ, कितना खाद दें, तब होगा ना। तो वेस्टर्न कंट्री से तो हम लोग यहीं पीछे पड़ जाते हैं। हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम है। प्रोडक्टिविटी क्या है, बिल्कुल कम है। तो ये सेकंड हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ड्राउट्स, ठीक है। अब देखें, सॉरी, लो प्रोडक्टिविटी। हाँ, थर्ड हम लोग देखें, थर्ड हम लोग पॉइंट देखेंगे
थर्ड पॉइंट देखेंगे तो थर्ड पॉइंट आप ही का बुक में है, थर्ड पॉइंट आपके पास आ जाएगा फाइनेंशियल इशूज, फाइनेंशियल इशूज एंड डेप्थ, फाइनेंशियल इशूज एंड डेप्थ, बहुत इशूज एंड डेप्थ, बहुत ही दर्दनाक इशू। और देखना हमेशा सुनोगे फार्मर सुसाइड, फार्मर सुसाइड का केसेज। दिक्कत क्या है, फाइनेंशियल इशूज हमारे के यहाँ ना बोला हूँ मार्जिनलाइज्ड फार्मर बहुत हैं, मीन्स ऐसे फार्मर्स हैं स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स जिनकी खेती या तो 1 एकड़ से कम है, 2 एकड़ से कम है, बहुत हैं। तो उनकी बेचारे की पैसा कहाँ से लाएंगे कि बीज डाला जाए, ट्रैक्टर से खेती करवाया जाए। तो वो क्या करते हैं, उनको चाहिए लोन मिल जाए, गवर्नमेंट को चाहिए बैंक से सस्ता मिल जाए, लेकिन बैंक में पहले वो जाएंगे तो एक तो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज़ मांगेंगे, बेचारे नहीं दे पाएंगे। दूसरी मैनेजर साहब मांगेंगे कमीशन, वो भी मुश्किल है। तो तीसरा उनके पास बैठा रहेगा क्या, एक मनी लेंडर्स, मनी लेंडर बोलेगा इतना क्यों परेशान है भाई, आओ ना हम दे देते हैं। वो तो देगा उनको आसानी से लोन, लेकिन रेट क्या करेगा, हाई लेगा। जब रेट हाई लेगा तो सोचो ये बेचारे कितना में खाएंगे और कितना पेड करेंगे। और होता क्या है कि ये इतना डेप्थ में फंस जाते हैं, इसी को बोलते हैं डेप्थ साइकिल, कि निकल ही नहीं पाते हैं और अंतिम में क्या करते हैं, कर लेते हैं सुसाइड। इसीलिए देखना आजकल तो हमारे देश में लोन वेवर बोलते हो, फार्मर्स लोन वेवर मीन्स लोन माफ़ करना एक पॉलिटिकल इशूज बन चुका हो, जिसको लेकर के पहले हमारे जो रघुराम राजन थे वो भी मना कर चुके थे कि भाई ऐसे कर मत करो, क्योंकि ठीक है किसानों की तो माफ़ हो जाती है, लेकिन हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, चरमरा जाता है। तो ये हमारा होता है फाइनेंशियल इशूज। गवर्नमेंट को चाहे थोड़ा, किसानों को है भी PSLR स्कीम बोलते होगे, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, लेकिन ये यूज नहीं हो पाता है। एक अनपढ़ किसान को बैंक वाले इतना आसानी से लोन नहीं दे देंगे, और दे भी देंगे तो फार्मर्स का भी इशू है। पहला काम करेगा उसका बेटा बाइक खरीद लेगा, बैंक का पैसा मानो उनके पिताजी का है, और ज़्यादा होगा तो दामाद खरीद लेगा, 2 ही काम करेंगे वो लोग। तो भाई पैसा लियो तो टाइम पे दे दो ना, तो फिर अगला साल क्रेडिट आपका बना रहेगा तो मिलेगा। तो थर्ड इशू आपका क्या हो गया, फाइनेंशियल इशूज मीन्स फाइनेंशियल इशू। फोर्थ देखोगे तो लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म इंग्लिश मैन के टाइम से ही देखोगे क्या, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, 3 ऐसे क्या है जो सिस्टम आए जहां से क्या हो गया, किसान पूरी तरह परेशान और एक नया वर्ग बन गया था क्या, जमींदार, जमींदार, जमींदार। तो जब हम लोग इंडिपेंडेंस गेन किए तो 2 टाइप के लोग थे, एक के पास तो बहुत ज़्यादा लैंड था और एक बेचारे जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो लोगों को उम्मीद था कि अपनी गवर्नमेंट आएगी तो लैंड रिफॉर्म करेगी। लैंड रिफॉर्म का मतलब हुआ कि इतनी ज़्यादा जो असमानता है, मीन्स इनके पास से कुछ लैंड लेकर के इन लैंडलेस लेबरों के पास दो। लेकिन समझते हो पॉलिटिकल इशूज हो जाती है। अब इनके पास लैंड है तो इनके पास पावर भी तो है, तो इतनी आसानी से कैसे गवर्नमेंट कर लेगी। तो जितना होना चाहिए था लैंड रिफॉर्म हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ नहीं। कोशिश किया गया, जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखोगे तो लैंड रिफॉर्म को लेकर के ही है, कौन सा 9th शेड्यूल में जिसे डाला गया, लेकिन जितना होना चाहिए था नहीं डाला गया। उस समय जमींदारों का जमीन वमीन लिया भी गया था, हमारे फैमिलीज का भी कुछ गया था यार बोलते हैं लोग, और दिया गया। और इसी से रिलेटेड कौन सा भूदान आंदोलन याद करो, विनोबा भावे ने चलाया था। भूदान, भूमि को आप लोग दान करें, मीन जिसके पास ज़्यादा जमीन होता है वो दे, गरीबों को बांटा जाए। तो ये कौन सा था, लैंड रिफॉर्म ही तो था। लेकिन लिखना एज एक्सपेक्टेड नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। हुआ थोड़ी बहुत कुछ कुछ स्टेट में, खास करके जहाँ पे सोशलिस्ट मीन्स लेफ्ट वालों का जहाँ वर्चस्व था वहाँ थोड़ी बहुत हुआ, ज़्यादा नहीं हो पाए। ठीक है, ये हमारा क्या है, फोर्थ हमारा इशूज है किसके, फार्मर्स का। उसी में जब चलेंगे फिफ्थ, तो आप फिफ्थ देखना। फिफ्थ आपके पास है स्मॉल फार्म साइज एंड स्मॉल फार्म साइज, स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन, इसी को बोलते हैं। इतना ही लिख देता हूँ। देखना भाई, मान लो पिताजी के पास 5 एकड़ जमीन है, पिताजी के हो गए 4 कारनामे, अभी चारों के पास कितना बचा, 1.25 एकड़ इस जनरेशन में। अब 1.25 एकड़ में भाई, और वो भी जब बंटवारा करेंगे ना, तो मान लो 1 एकड़ का लैंड है,
तो आपस में इनको पटेगा नहीं कि हाँ भाई 1 एकड़ वाला तुम ले लो दूसरे वो ले, नहीं, वो चारों रहेगा जबरदस्त। वो कहेगा क्या कि भाई इसमें से भी 4 पार्ट लगाओ, इसमें से भी 4 पार्ट लगाओ। देखो क्या हुआ, कितना छोटा छोटा लैंड हो गया। तो इस लैंड में कहाँ से आप अच्छा खेती कर सकते हो? ट्रैक्टर भी तो नहीं चला सकते हो ढंग से, पावर टेलर नहीं जा सकता है ढंग से। मीन्स इंडिया का एक बहुत बड़ा इशू क्या है, स्मॉल फार्म साइज है। बड़ा साइज रहता है तो देखना कि आराम से इरिगेशन भी कर सकते हो, ट्रैक्टर भी चल जाएगा। विदेशों में ही होता है, फार्म साइज बड़ा बड़ा होता है। अब इंडिया में इसी से कंसेप्ट आता है ना, क्या, कोऑपरेटिव फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, मीन्स कॉपरेट क्या है कि सब मिलजुल करके खेती कर लेते। अरे इंडिया में 2 भाई नहीं मिल पाते हैं कि कहाँ से सब मिलजुल करके खेती कर रहे हैं। तो समस्या यही है कि उनकी खेतों की साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, जिससे चाह करके भी कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप नहीं ला सकते हैं। समस्या यही है, कुछ सुधार करोगे तभी कुछ आ सकता है। लास्ट 6th जब हम देखेंगे तो लैक ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, लैक ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, लैक ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, लैक ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन इसका मतलब क्या हुआ? कॉमर्शियलाइजेशन मीन्स कॉमर्स, पैसा के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी लोग अवेयर नहीं है। बस 2 फसल उपजा लिए, वही राइस एंड वीट, उसके बाद क्या कर रहे हैं, पूरा साल पत्ता खेल रहे हैं, मजे में है। उनको ये नहीं है कि किसानी से पैसा बहुत आ जाए, उनको मन है कि खाने पीने भर अपना हो जाए। मान लो बेटा कहीं बाहर है तो उसको 2-4 क्विंटल साल में भेज दे, अपना काम खत्म, बेटा बाहर से पैसा कमा लेगा। मीन्स जिस तरह से मान लो देखना कि जिस तरह से अभी भी समाज में जॉब को लेकर के रेस्पेक्ट है, क्या किसान को लेकर के है? बड़ा किसान को भी नहीं। क्यों? क्योंकि जॉब में तुरंत पैसा आ जाता है। तो भाई यदि इसको भी, खेती को भी कॉमर्शियलाइज्ड वे में करोगे तो क्यों नहीं पैसा आ सकता है? तो ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा इंडिया में कि 2 फसल उपजा करके बैठा मत रहो, कुछ और करो। उसके लेकर के गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है, जैसे लैंड रिफॉर्म लाने का, 3 फार्म्स एक्ट लाने का कोशिश भी की, लेकिन चूंकि फार्मर्स इतना सेंसिटिव इशू है, तीनों वापस ले लेना पड़ेगा। तो एक चाहिए कि भाई कॉमर्शियलाइज्ड करो इंडियन एग्रीकल्चर को, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ क्या कर सकते हो, क्योंकि अब मेनली ये लोग करते क्या ना कि सेल्फ कंज्यूमराइजेशन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स उतना ही तक फसल उपजाते हैं जितना तक अपना काम चल सके। और उसका रीजन भी है ना, बताया ना कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर बहुत है ना हमारे देश में। मार्जिनल एंड स्मॉल मीन्स बेचारे का छोटा खेत है, अभी अपना ही भर उपजा ले वो बहुत है, क्या करेंगे, ज़्यादा कहाँ से उपजा पाएंगे चाह करके भी। तो ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। क्या? कॉमर्शियल, लैक ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन मीन्स अभी भी लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं कि अपना काम चल जाए और कुछ चले चाहे नहीं। वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट इसी को बोलोगे, वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इसी को बोलोगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी दिक्कत है, बता चुका हूँ बहुत बार। यहीं से एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सुने होंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, या इसी सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी सुने होंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? तो एक तो फेमस है, सब लोग जानते होंगे कि मान लो जिस खेत में केवल दादाजी ग्रैंडफादर काम चला ले, उसी खेत में उनके 2-3 बेटे भी लगे हुए हैं। तो ये दिखेंगे कि ये तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार ही हैं। इसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। और एक है कि मान लो भाई साहब ये इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा काम कर सकते हैं, 4 एकड़ में काम कर सकते हैं, लेकिन 2 ही एकड़ में ही फसल उपजा रहे हैं, तो इनकी तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो गई ना। मीन्स यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है, कौन सा, एग्रीकल्चर में। और पूरे इंडिया का ही सिचुएशन है, यही दिक्कत है। सबसे ज़्यादा लोग इंगेज्ड आज भी इसीलिए में है एग्रीकल्चर में, इंगेज्ड एक्चुअली है नहीं, दिखते हैं इंगेज्ड। इसी को बोलते हैं क्या, वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट और डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। डिग्रेडेशन, व्हाट? डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। क्या है ये सर? डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड।
क्या होता है, लास्ट पॉइंट शायद आपका बुक में ही है, डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। होता क्या है तो देखो हुआ क्या ना, कुछ स्टेट का तो मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो खास करके हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स क्या किए, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने दे दिया मान लो सब्सिडी लाइट में, तो फार्मर्स लोग करेंगे रात में जाएंगे, मोटर चालू करेंगे, आकर के सो जाएंगे। तो जो मान लो कि वाटर मान लो 4 घंटे में खेत पट जाना चाहिए था पूरा, वो चल गया 10 घंटा, तो ओवर इरिगेशन हो गया। तो ओवर इरिगेशन होगा तो पहले तो ओवर इरिगेशन से लैंड का अपर पार्ट वीक हो जाएगा, जो इधर उधर चला जाने लगेगा, मतलब फिसल करके, इसी को तो बोलते हैं लैंड डिग्रेड हो गया, वो लैंड का क्षरण हो गया। मान लो पहले लैंड था, इसका अपर पार्ट क्या हो गया, क्षरण हो गया, ये खत्म हो गया, लैंड क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब आप एक कर दोगे और रीजन क्या हो सकता है, तो ओवर ग्रेजिंग भी, मान लो ये लैंड था, यहाँ पे जानवर चरने जाता था, कुछ ज़्यादा चर गया तो घास के साथ साथ इसका लैंड भी खराब हो गया। इससे क्या हो जाता है, सब एग्रीकल्चर का इशू है, कहाँ से खेती अच्छा होगा। यहीं से सुने होगे अल्कलिनाइजेशन ऑफ वाटर, अल्कलिनाइजेशन ऑफ लैंड, सॉरी लैंड एंड सैलिनाइजेशन ऑफ लैंड, सैलिनेशन ऑफ लैंड, दोनों हो जाता है। देखो दोनों है एक ही चीज़, बस पीएच वैल्यू का अंतर होता है। पीएच वैल्यू का अंतर क्या होता है, तो अल्कलाइन लैंड उसी को बोलते हैं व्हाट, जहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा, अल्कलाइन लैंड उसी को बोलेंगे जहाँ पीएच ग्रेटर देन, अल्कलाइन हो जाएगा पीएच ग्रेटर देन 8.5, तो सैलाइन कहाँ बोलेंगे, जहाँ पीएच लेस देन 8.5। पीएच का मतलब होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, थोड़ा सा बताऊंगा कभी और, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है, मीन्स अल्कलाइन लैंड जहाँ 8.5, और एक चीज़ और दिया हुआ है आपके पास, सोडियम कंसंट्रेशन यहाँ भी 50%, मीन्स सोडियम का कंसंट्रेशन लैंड में 15% और यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन लैंड में लेस देन 15%। अब देखो दोनों खतरनाक है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, तो जहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा था वो प्रोडक्टिविटी अपने आप क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, जिस कारण से क्या करते हैं, हमारा लैंड खराब होने लगता है। हाँ एक चीज़ और, इसी सब से बचने के लिए देखना कि लेगुम क्रॉप्स किया जाता था, बताया था ना जब पल्स पढ़ा रहा था, अब वो लोग कर ही नहीं रहे। जैसे बताया था कि हरियाणा पंजाब में पल्स की जगह आज क्या कर रहे हैं लोग, वीट का प्रोडक्शन करने लगे हैं पल्स की जगह। तो जो पल्स लेगुम क्रॉप्स बताया था कि फर्टिलिटी को, मीन्स न्यूट्रिएंट्स को रिगेन करता है, जो लॉस हो चुका था वो रिगेन करता है। अब वही तुम नहीं करो, लगातार गेहूं चावल करते हो, तो वहाँ की क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, लैंड की फर्टिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। मीन्स लेगुम क्रॉप्स का आजकल लोग कम कर दिए हैं उपजाना, ये भी एक दिक्कत है क्या इंडियन एग्रीकल्चर का। तो लेगुम क्रॉप्स को जरूर प्रमोट करना, या आप लोग यदि किसान फैमिली से हो तो समझाओ पापा चाचा को कि बीच बीच में भाई ये सब खेती भी कर लो, कभी घास उपजा लो, कभी क्या कर लो, जैसे बरसिम घास हम लोग तरफ बोला जाता है, कभी खेती कर लो पल्सेज का, तूर ग्राम। उससे क्या होगा कि क्रॉप साइकिल, इसी को तो बोलते हैं क्रॉप साइकिल। क्या है क्रॉप साइकिल, बोलोगे कि एक ही खेत में बदल बदल कर क्रॉप्स करना, जिससे फर्टिलिटी मेंटेन रहेगा, इसे क्या बोलते हैं, क्रॉप साइकिल। इसी से तो किसान को क्या होता है, लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश किया जा रहा है लेकिन अभी लोग अवेयर नहीं है, तो लिटरेट होना इसलिए ज़रूरी है। तो इतना आपके बुक में है, आप डिफरेंट इशूज सोच सकते हो, बहुत सारा इशूज है, क्योंकि फार्मर्स से रिलेटेड सब लोग हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर कोई रिलेटेड है क्या किसानी से, खेती से, हम आप सब, तो सब लोग सोच सकते हो। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अभी भी हमारे किसान बहुत सीधे साधे भोले भाले जुड़े नहीं हैं। दूसरी चीज़ें मैकेनाइज्ड नहीं है, मीन्स अभी भी उनको टूल्स वूल्स दो है नहीं, बहुत सारा अभी जोड़ सकते हो। तो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, एक बड़ा चैप्टर हम लोग ख़त्म किए हैं। फिर से सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। थैंक यू।